शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सामान्य हिंदी की कक्षाएं आपकी चल रही थी, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिकों को देख लिया था। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां सामान्य हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, उसमें सारे टॉपिक एक क्रम से हैं, उन सभी को आप देख सकते हैं। ठीक है, हमने शुरुआत की थी भाषा से फिर हिंदी भाषा की चर्चा, हिंदी भाषा से हिंदी भाषा की बोलियों की चर्चा, बोलियों से फिर हिंदी की लिपियों की चर्चा, अदर भाषाओं की भी लिपियों की चर्चाएं हमने की है। उसके बाद हम वर्णमाला पे आए। ठीक है, साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी की संविधान में क्या स्थिति है, इसकी भी हमने चर्चाएं कर रखी है। ठीक है, वर्णमाला आपका चल रहा है, जिसमें हमने 52 वर्णों का परिचय भी जान लिया था। साथ ही साथ स्वरों का उच्चारण स्थान के आधार पर विभाजन भी हमने देखा था। अदर तरीके के जो विभाजन है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं स्वरों को लेकर, उन सबको हमने देखा था। ठीक है, व्यंजन का विभाजन चल रहा था, व्यंजनों का वर्गीकरण हमने करके आपको इसके जस्ट पहले भी बताया था कि पहला तो हम उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों की स्थिति देखेंगे, फिर हम प्रयत्न के आधार पर देखेंगे। ठीक है, प्रयत्न में आंतरिक प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न देखेंगे। आंतरिक प्रयत्न हम पढ़ेंगे अघोष और सघोष के रूप में, बाह्य प्रयत्न को पढ़ेंगे अल्प प्राण और महाप्राण के रूप में। ठीक है, तो मतलब ऐसे कौन कौन से व्यंजन है जिन्हें इन श्रेणियों में रखा गया है या बांटा गया है, इन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे। यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, वर्णमाला बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वर्णमाला जानेंगे तो संधि बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, इसलिए आपको पहले वर्णमाला बता दी जा रही है। ठीक, तो आइए शुरुआत करते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण में। उच्चारण के स्थान पर व्यंजनों की स्थिति, यहाँ से किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन सारी चीजों को आप देखेंगे। देखिए, जब हम आपको व्यंजनों का वर्गीकरण में जब हम व्यंजन बता रहे थे, ठीक है, जब हम आपको व्यंजनों से परिचय करा रहे थे, हमने स्पर्शी व्यंजनों की चर्चाएं की थी। स्पर्शी व्यंजनों मैंने बताया था कि स्पर्शी व्यंजनों में 5 वर्ग होते हैं, पांचों में 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, 5 वर्गों में 5, प्रत्येक में 5 वर्ण, तो मतलब 5 गुणे 5 अर्थात स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। ये चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, मैंने इस तरीके से आपको लिख के बताया था, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क च ट त प, ये पांचों वर्ग जो होते हैं ये स्पर्शी व्यंजन के तहत आते हैं। इनमें प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण आपको मिलेंगे, क ख ग घ अंग, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5, इसमें सब में 5। तो स्पर्शी व्यंजन चूंकि पहले आपको परिचय करा चुका हूं। ठीक है, अब उच्चारण स्थान के आधार पर अगर आप इन्हें देखेंगे तो क वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ से होता है। किससे? क वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है? कंठ से होता है। ठीक है, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु से होता है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओठ से होता है। ठीक है, इसे आप क्रम से याद कर लेंगे कि देखिए, मैंने आपको उच्चारण स्थान जब बताया था तो एक क्रम से बताया था, फिगर बना के बताया था। कंठ, मुख के ऊपर का पिछला भाग तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत और ओष्ठ, मतलब कंठ से चलता हुआ कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। वही चीज यहाँ पे आप लगाएंगे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, कंठ से कौन से वर्ग का उच्चारण होता है? क वर्ग का। क वर्ग में जितने वर्ण हैं सबका उच्चारण कंठ से होगा। चाहे आपसे पूछ दे कि ग का उच्चारण स्थान क्या है तो आप कहेंगे कंठ है। ठीक है, या पूछ दे कि घ का उच्चारण स्थान क्या है तो आप कहेंगे कंठ है। ठीक है, च वर्ग में जितने वर्ण हैं उच्चारण स्थान तालु। ठीक, ट वर्ग में जितने वर्ण हैं उच्चारण स्थान मूर्धा, त वर्ग में जितने वर्ण हैं उच्चारण स्थान दंत और प वर्ग में ओष्ठ। ठीक है, इन उच्चारण स्थानों को आप नोट कर लीजिएगा और इन्हें बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक, इसके साथ ही आपसे और प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं कि वर्गीय व्यंजन कितने हैं, तो वर्गीय व्यंजन 5 है। ठीक है, वर्गीय व्यंजनों की संख्या 5 होती है, ये क च ट त प। ठीक है, अब इन्हीं वर्ग व्यंजन के अंतर्गत 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, 5 वर्ण, 1 2 3 4 5, ये सारी चीजें आपको बताई गई। तो पूछ देगा वर्गीय व्यंजन 5 होते हैं, क च ट त प। ठीक है, वर्गीय व्यंजनों की संख्या में आते हैं। और इससे जो प्रश्न आएगा स्पर्शी व्यंजनों से, ये जो लास्ट के वर्ण है इन्हें क्या कहते हैं? देखिए किस नंबर पर है, 1 2 3 4 5, सारे जो ये वर्ण है लास्ट के जिनको मैंने घेरा किया है, सारे 5वें नंबर स्थान पे, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? पंचमाक्षर। क्या कहते हैं? पंचमाक्षर, मतलब 5वें स्थान के अक्षर है, पंचमाक्षर कहते हैं। या इसे नासिका, नासिका मतलब नासिक, नाक की ध्वनि के साथ ये उच्चारित होते हैं। आप बोलेंगे क ख ग घ अंग, देखिए नाक की ध्वनि आ रही, इंय, ड़, न, म। ठीक है, ये क्या है?
नासिका के रूप में उच्चारित व्यंजन है। कौन से हैं? पंचमाक्षर है। प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर पंचमाक्षर है, जो नासिका से उच्चारण होता है इसका। अगर इसे मात्रिक रूप में आप लिखेंगे तो इसे अनुस्वार के रूप में प्रदर्शित करेंगे। किसमें? अनुस्वार के रूप में। मात्रिक रूप में अगर इनसे रिलेटेड मात्राएं आप लगाएंगे, देखिएगा कहीं कहीं जैसे मंथन लिखना होगा, ठीक है, मंथन, ठीक, तो ये देखिए अनुस्वार लगा होता है, लेकिन रूप इस न को लिया रहता है, ये न को लिया रहता है, लेकिन मात्रा के रूप में या अनुस्वार के रूप में लिखा रहता है, मंथन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। आप पंचमाक्षर को मात्रा के रूप में जब भी लिखेंगे तो अनुस्वार के रूप में लिखेंगे, इसे आप जानते रहिएगा। और पंचमाक्षर वर्ण आपसे पूछ दे तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर जिनका उच्चारण नासिक से होता है वो सारे पंचमाक्षर की श्रेणी में आते हैं। वर्गीय व्यंजन 5 होते हैं, शुरू के पांचों। हर वर्ग का पहला वर्ण जो होता है वो वर्गीय व्यंजन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके प्रश्न इतने प्रकार से बन सकते हैं, ठीक है। उच्चारण स्थान इन्हें आप जान लीजिएगा, ठीक। आप एक क्रम से याद कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? मैंने बताया था स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25, ठीक है। कुल मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33 बताया था, जिसमें आपने 25 का उच्चारण स्थान देख लिया है, ठीक है। अब आपको जो अदर बचे हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या होता है उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, स्पर्शी व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन, इनका उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछा जाए, ये अंतस्थ व्यंजन होते कितने हैं? तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, मैंने आपको बता रखा है। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ठीक है। इन्हें अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं, ल को छोड़कर, ठीक है। ल को छोड़कर जो शेष 3 है इन्हें अर्धस्वर व्यंजन भी कहते हैं। कौन कौन से? य, र और व, ये अर्धस्वर व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, मैंने आपको बता रखा है। अगर आपने पीछे के पार्ट देखे होंगे जब हम परिचय करा रहे थे व्यंजनों का, तो उसमें मैंने बताया था, ठीक है। इसमें भी अगर आपसे पूछ दे कि मूल रूप से कितने अर्धस्वर हैं तो आप बताएंगे 2 हैं, ठीक है। मुख्य रूप से 2 अर्धस्वर होते हैं, य और व, ठीक है। ये आपके प्रश्न बन सकते हैं कि मुख्य रूप से कितने अर्धस्वर हैं, तो य और व है, ठीक है। अब देखिएगा इनसे उच्चारण स्थान के अगर आप प्रश्न पूछेगा तो य का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो य का उच्चारण स्थान तालु है, ठीक है। जब आप य का उच्चारित करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ध्वनि निकल रही है आपकी वो मुख के ऊपर के पीछे भाग से टकरा के बाहर आ रही है। आप य बोलिए य, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ध्वनि जो होती है वो तालु के भाग को छूते हुए बाहर आ रही है, ठीक है। तो य का उच्चारण स्थान पूछेगा तो तालु, र का मूर्धा, ल का दंत, व का दंतोष्ठ, ठीक है। देखिए क्रम वही चल रहा है, आप उस क्रम को पकड़िएगा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, उसी में। अब देखिए तालु, मूर्धा, दंत, आप य, र, ल, व याद कर लिए तो तालु अगर आप याद कर लिए तो इस आधार पे आप बना सकते हैं कि तालु के बाद मूर्धा है, मूर्धा के बाद दंत है, ठीक है। य, र, ल, व का उच्चारण स्थान 2 स्थानों को मिला के होता है दंतोष्ठ, मतलब दंत और ओष्ठ। व आप जब बोलेंगे तो आप देखेंगे आपके दांत और होठों का स्पर्श होता है व, ठीक है। तो वो क्या है? दंतोष्ठ है। उच्चारण स्थान अगर पूछ दे कि दंतोष्ठ से किस वर्ण का उच्चारण होता है तो आप कहेंगे व का, ठीक है। उसी प्रकार से तालु से य का, मूर्धा से र का, दंत से ल का उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। मुख्य रूप से अर्धस्वर 2 होते हैं, वैसे अर्धस्वर य, व और र 3 होते हैं, ठीक है। अच्छा इन्हें अर्धस्वर क्यों कहते हैं? एक प्रश्न ये भी आ रहा होगा आपके मन में। तो अर्धस्वर य, देखिए य को आप जब और इस तरीके से अगर हम लिख दें ई और अ, ठीक है, अगर आपको ई और अ बोलने को कहें तो आप क्या कहेंगे? य, ठीक है। य कहेंगे ना तो ये य में आएगा, तो इसके साथ देखिए ई स्वर है और ये भी स्वर है, ठीक। इन्हें इसीलिए अर्धस्वर की श्रेणी में रखा जाता है। जब आप इसे बोलेंगे तो यह बोल पाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से व, ऋषि प्लस अ, ठीक है, र, ऋषि प्लस र, व उसी प्रकार से हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ल को इस तरीके से आप नहीं कर सकते, इसलिए ल को अर्धस्वर की श्रेणी में नहीं रखा जाता, ठीक। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए आप देखिए व उ प्लस अ करेंगे तो व बोल पाएंगे, ठीक है। र को करेंगे तो ऋषि प्लस अ, अगर इसे आप बोलना होगा क्या बोलेंगे? री है, री और र आप उच्चारित करेंगे, ठीक है। इसीलिए इन्हें अर्धस्वर की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। लेकिन ल के साथ ऐसा नहीं है। तो आप इनका उच्चारण स्थान जानते रहिए। यहाँ से प्रश्न आते हैं, यहाँ से आते हैं, कोई पूछ दे क्यों अर्धस्वर कहते हैं तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक। अब आ गया अंतस्थ हो गया। अब एक और बचा उष्म, ठीक है। 25 आपने देखा, 25 के बाद 4 देखा, 25 4 29, 4 और बचे क्योंकि मूल रूप से व्यंजन 33 होते हैं, ठीक है। तो अब आइए उष्म व्यंजनों को देखते हैं। देखिए उष्मी व्यंजनों की बात की जाए तो उष्मी व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। उष्मी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं?
श श श ह, मतलब तीनों प्रकार के श, बड़ा सा, फिर ये षटकोण वाला, फिर छोटा सा, फिर ह। ठीक है, ये ऊष्मी व्यंजन होते हैं। इनका उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछ दे तो बड़े वाले स का तालु होता है, फिर ये षटकोण मूर्धा, फिर ये श दंत, फिर ह का कंठ होता है। ठीक है, देखिए इसी से मैंने बताया था तालु से ही किसका उच्चारण होता है, य का होता है, जो अंतस्थ अभी 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 मैंने आपको बताया। मूर्धा से क्या होता है, य र व, ये तीन चीज तो सेम है। आप देखिए य का उच्चारण भी तालु से, र का भी और व का भी, इधर स का भी है, इस श का भी है और इस श का भी है। मतलब आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप एक क्रम से याद कर सकते हैं। ठीक है, श श श का उच्चारण स्थान तालु मूर्धा दंत, य र व का तालु मूर्धा दंत। ठीक है, ये चीजें मैंने अभी आपको बताई है। ये आपको ऊष्मी व्यंजन बताया जा रहा है। ऊष्मी में देखिए ये 4 वर्ण आते हैं, श श श ह, ये ऊष्मी व्यंजन आते हैं, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, इन्हें ही ऊष्मी को ही आप संघर्षी व्यंजन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो श श श ह ये तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। ठीक है, सॉरी कंठ से। ह किससे उच्चारित होता है, कंठ से। आप ह को बोलिएगा ह, जैसे ही आप बोलेंगे आपके यहाँ पे कंठ पे कंपन होगा ह। ठीक है, तो कंठ, ह का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। ठीक है, इसीलिए ह को क्या कहते हैं, स्वर तंत्रीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर तंत्रीय व्यंजन। आपसे पूछ दे स्वर तंत्रीय व्यंजन कौन सा होता है तो आप कहेंगे ह। ह का एक और नाम है काकल्य व्यंजन। ठीक है, मैं आगे लिखा दूंगा। काकल्य व्यंजन भी ह को कहते हैं, स्वर तंत्रीय व्यंजन भी ह को कहते हैं। ठीक है, तालु, जब आप इस श को बोलेंगे तो आप देखेंगे मुख से जो वायु निकल रही है तालु को स्पर्श करके बाहर आ रही है, श। ठीक है, इस श को बोलेंगे तो मूर्धा को स्पर्श कर रही है, इस स को बोलेंगे दंत को छूते हुए बाहर आ रही है। ठीक है, श श स, फिर ह कंठ। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, और इसी से रिलेट करके अंतस्थ को भी य र व को याद कर सकते हैं। ठीक है, ल का उच्चारण स्थान मैंने आपको बता ही रखा था। तो अब देखिए 25, 4, 29, 4, 33, मतलब मूल रूप से जितने व्यंजन थे उनकी आपने उच्चारण स्थानों को देख लिया। ठीक, अब आपको अगर क वर्ग का उच्चारण स्थान पूछ दे तो आप कहेंगे कंठ है। क वर्ग में जितने वर्ण आते हैं सब कंठ से उच्चारित होते हैं। इसके अलावा ह किससे उच्चारित होता है, कंठ से उच्चारित होता है। ये सारी चीजें आप रिलेट कर पाएंगे अगर आप एक लिख पाए हैं या आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको आसानी रहेगी। आपके जब विकल्प आएंगे तो आप उनसे चयन कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा ना सोचिएगा कि कंठ से केवल ह ही उच्चारित होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया ना, का स्पर्श व्यंजन क वर्ग, क वर्ग के जितने वर्ण हैं सब किससे उच्चारित होते हैं, कंठ से उच्चारित होते हैं। स्वरों की बात करेंगे तो अ आ। ठीक है, ये सारी चीजें मतलब आप एक जगह जब आप इन सभी को पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कहाँ से कंठ से उच्चारित हो रहा है, कौन से। व्यंजनों की संख्या तो 52 है, 52 सॉरी वर्णों की संख्या 52 है। 52 वर्णों का उच्चारण स्थान कहीं न कहीं कई वर्णों का उच्चारण स्थान एक ही होता है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको इसीलिए अलग अलग बताया जा रहा है कि आप प्रत्येक को आप जब पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो आपको मूल रूप से 33 व्यंजनों की बात कर दी गई है। ठीक है, तो उच्चारण स्थान इनका क्लियर हुआ। अब हम प्रयत्न के आधार पर इनका विभाजन देखेंगे कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को किस तरीके से विभाजित किया गया है।